नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले आज 21 जून 2023 के मुख्य समाचार। अभी तक सरकार की चावल की खरीद 55.8 मिलियन टन और गेहूं की खरीद 26.2 मिलियन टन हुई है। सीतारमण वैश्विक वित्त पोषण समझौते के लिए पेरिस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दौरे पर हैं। यूपी के सोनभद्र में वाराणसी जा रही बस खाई में गिरी, 21 यात्री घायल। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति समीर महेंद्र की अंतिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से एससी का इनकार। सीनेट इंडिया कॉक्स भारत को नाटो प्लस ब्लॉक में जोड़ने के लिए विधेयक पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने की कन्नूर स्थानीय निकाय की याचिका पर विचार किया। सरकार ने $2.7 मिलियन माइक्रोन के चिप संयंत्र को मंजूरी दी। यूनिक से 5,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। कर्नाटक में मुफ्त बिजली के लिए 8 लाख ने कराया पंजीकरण। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारी वर्षा की भविष्यवाणी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक योग सत्र को नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। खाद्य मंत्रालय ने 20 जून को कहा कि चालू 2022 से 2023 के विपणन सत्र के सरकार की चावल की खरीद अब तक 55.8 मिलियन टन तक पहुंच गई है, जिसमें 1.12 करोड़ किसानों को 1.7 लाख करोड़ के एमएसपी का लाभ मिला है। रबी विपणन वर्ष 2023 से 2024 अप्रैल से मार्च में अब तक गेहूं की खरीद 26.2 मिलियन टन पर पहुंच गई है, जो पिछले साल की कुल खरीद 18.8 मिलियन टन से अधिक है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, गेहूं और चावल की वर्तमान खरीद के साथ सरकार अनाज में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार बनाए रखा है। गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 27 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में रखा है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत धान और गेहूं की खरीद करता है। धान की खरीद की जाती है और मिलिंग्स के माध्यम से चावल में परिवर्तित किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार मौजूद खरीद विपणन सीजन अक्टूबर से सितंबर के 19 जून तक कुल 43 मिलियन टन धान, चावल के मामले में 55.8 मिलियन टन की खरीद की गई थी। मिलिंग्स के बाद केंद्रीय फूल में अब तक लगभग 40.1 मिलियन टन तक चावल प्राप्त हो चुका है। अन्य 15 मिलियन टन चावल प्राप्त होना बाकी है। इसमें कहा गया है, धान की खरीद के बदले चावल की डिलीवरी भी जारी है। उपार्जन अभियान से 1.22 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्हें न्यूनतम समर्थन मुख्य एमएसपी के रूप में लगभग 1,71,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। केंद्र ने 2022 से 2023 मार्केटिंग सीजन में 62.60 मिलियन टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है। एफसीआई ने 2021 से 2022 मार्केटिंग सीजन के दौरान 57.58 मिलियन टन चावल की खरीद की थी। कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान के अनुसार चावल उत्पादन 2022 से 2023 फसल वर्ष के लिए रिकॉर्ड 135.54 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 129.47 मिलियन टन था। गेहूं के मामले में लगभग 55,680 करोड़ रुपए के एमएसपी बहिर्वाह के साथ चल रहे गेहूं खरीद कार्यों से लगभग 21.29 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। खरीद में प्रमुख योगदान क्रमशः 12.12 मिलियन टन,
7.99 मिलियन टन और 6.31 मिलियन टन की खरीद के साथ पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से आया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परेशानी मुक्त खरीद संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21 जून को न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग फैक्ट के लिए पेरिस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस की यात्रा पर रवाना हुई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 22 जून से 23 जून के दौरान निर्धारित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के मौके पर सुश्री सीतारमण के अपने समकक्षों के साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ता होंगे। शिखर सम्मेलन राज्य और सरकार के प्रमुखों, मंत्रियों, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं, वैश्विक वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 22 से 23 जून 2023 के दौरान निर्धारित न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग फैक्ट के शिखर सम्मेलन के लिए पेरिस, फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस, बारबाडोस और भारत द्वारा किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली से परे एक नई वैश्विक वित्त पोषण संरचना की नींव रखना है। पुलिस ने 21 जून को बताया कि जिले के शक्तिनगर इलाके से वाराणसी की यात्रा कर रहे करीब 21 यात्री चौपान इलाके के मारकुंडी के पास बस के खाई में गिर जाने से घायल हो गए। सर्कल ऑफिसर सिटी राहुल पांडे ने कहा कि 20 जून को लगभग 1 बजे बस चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वह 15 फीट गहरी खाई में गिर गया। उन्होंने वाहन के पीछे एक रोडवेज बस जोड़ी और पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि यात्रियों को गुरमा पुलिस चौकी प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम ने बचाया और जिला अस्पताल भेजा। बस में 35 यात्री सवार थे। उन्होंने बताया कि शेष यात्रियों को अन्य बसों से उनके गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को प्रवर्तन निर्देशालय की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मेडिकल आधार पर अंतिम जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया था, जिसमें ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। पीठ ने कहा, किसी को जमानत मिल गई है, लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 12 जून को कहा था कि आरोपी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित था, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा और ऑपरेशन के बाद देखभाल की जरूरत थी। इसने कहा था, हर व्यक्ति को पर्याप्त और प्रभावी इलाज पाने का अधिकार है। अदालत ने श्री महेंद्रू पर कई शर्तें लगाई थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वह अस्पताल और अपने घर की सीमा नहीं छोड़ेंगे और देश भी नहीं छोड़ेंगे। ईडी ने श्री महेंद्र के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम PMLR के तहत एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ECIR दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में CBI द्वारा दर्ज प्राथमिकी में उपजा है। CBI और ED ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई हैं। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
दिल्ली ने पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की इस मामले में आरोपी हैं। एक शक्तिशाली अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि वह भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रहा है, जो बढ़ते चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच शीर्ष अमेरिकी प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों को नौकरशाही की परेशानी के बिना स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा। नाटो प्लस वर्तमान में नाटो प्लस 5 एक सुरक्षा व्यवस्था है जो रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाटो और 5 गठबंधनों देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाती है। सीनेटर जॉन कार्निन और मैं सीनेट इंडियन कॉक्स में मेरे सह अध्यक्ष इस सप्ताह एक स्टैंड अलोन बिल और रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के रूप में पेश करेंगे। भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों को उन्नत करने का एक प्रयास। सीनेटर मार्क वार्नर ने 20 जून को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा, हम तथाकथित नाटो प्लस 5 व्यवस्था में भारत को जोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका इस छोटे से नौकरशाही हस्तक्षेप के साथ रक्षा उपकरणों को बहुत मजबूत तरीके से स्थानांतरित करने में सक्षम है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने वार्नर और रिपब्लिक पार्टी से कार्निन सीनेट इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष हैं, जो सीनेट में एकमात्र देश विशिष्ट कांग्रेसनल कॉक्स हैं। यह वर्तमान संबंध केवल संयुक्त राज्य अमेरिका इस छोटे से नौकरशाही हस्तक्षेप के साथ रक्षा उपकरणों को बहुत मजबूत तरीके से स्थानांतरित करने में सक्षम है। डेमोक्रेटिक पार्टी से वार्नर और रिपब्लिक पार्टी से कार्निक सीनेट इंडिया कॉक्स में के सह अध्यक्ष हैं, जो सीनेट में एकमात्र देश विशिष्ट कांग्रेसनल कॉक्स हैं। यह वर्तमान संबंध केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कुछ अन्य प्रमुख सहयोगियों के बीच है। भारत हमारे महत्वपूर्ण रक्षा संबंधों को मजबूत करता है, खासकर जब हम दोनों विशेष रूप से चीन के आसपास चुनौतियों से जुड़ते हैं। श्री वार्नर ने कहा, इंटेलिजेंस पर शक्तिशाली सीनेट सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री वार्नर ने कहा कि यह अमेरिका भारत संबंधों के लिए एक असाधारण महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जी बिडेन के साथ वार्ता के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 21 जून 2023 को केरल में कन्नौर जिला पंचायत द्वारा संदिग्ध, पागल और बेहतर खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की याचिका पर तत्काल विचार किया। जस्टिस सूर्यकांत और MM सुंदरेश की अवकाश पीठ ने औपचारिक नोटिस जारी किया और मामले को 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 11 जून को कन्नौर में एक 11 वर्षीय ऑटिस्टिक बच्चे को कथित रूप से आवारा कुत्तों के एक झुंड द्वारा मार डाले जाने के तुरंत बाद पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पंचायत ने अपने अध्यक्ष PP दिव्या के माध्यम से याचिका दायर की, जिसका प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता सुभाष चंद्र केवार ने कहा कि वह इस घटना से भयभीत हैं। खंडपीठ ने कहा, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आवारा कुत्तों का मामला इस अदालत में 2015 से लंबित है। उत्तरदाताओं जिन्होंने श्री चंदन के उल्लेख में हस्तक्षेप किया ने कहा कि उन्हें पंचायत द्वारा दायर याचिका की उचित सूचना नहीं दी गई थी। उन्हें जवाब दाखिल करना था। केरल में कुत्तों को मारने का चलन है। यह एक गंभीर समस्या है। मामले में प्रतिवादियों के वकील जैस्मीन दमकेवाला ने कहा
खंडपीठ ने उन्हें 7 जुलाई तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और 12 जुलाई को अन्य जुड़े मामलों के साथ याचिका को सूचीबद्ध किया। पंचायत की याचिका में कहा गया है कि 2019 में आवारा कुत्तों के हमलों के 5,794 मामले, 2020 में 3,991 मामले, 2021 में 7,927 मामले, 2022 में 11,776 मामले और जून 2000 तक 6,276 मामले कन्नूर में दर्ज किए गए थे। जिला पंचायत ने कहा कि इसकी सीमा के भीतर लगभग 28,000 आवारा जानवर थे। इसने कहा कि स्थानीय सीमा के भीतर आवारा कुत्तों से खतरे को नियंत्रित करने के हर प्रयास के बावजूद खतरा जारी है। याचिका में कहा गया है, जिला पंचायत क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य में आवारा कुत्तों के हमले और कुत्तों से टकराने के कारण सड़क दुर्घटना की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में वकील बीके विजू ने राज्य में स्कूली बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओं पर आवारा कुत्तों के हमलों के मुद्दे को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल उल्लेख किया था। केरल कुत्तों का देश बन गया है, श्री बीजू ने प्रस्तुत किया था। वकील ने ध्यान आकर्षित किया था कि कैसे शीर्ष अदालत ने 2016 में केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस था, जो कुत्ते काटने वाले पीड़ित को सुनने, उसकी चोटों की गंभीरता की जांच करने और उपलब्ध उपचार पर नज़र रखने के लिए की थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने देश में 2.7 अरब डॉलर मूल्य की सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए यूएस आधारित चिप निर्माता माइक्रोन की परियोजना को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत परियोजना से 5,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। एक सूत्र ने परियोजना के विवरण की पुष्टि करते हुए कहा, परियोजना को लगभग एक सप्ताह पहले मंजूरी दे दी गई थी। माइक्रोन कंप्यूटर मेमोरी उत्पादों, फ्लैश ड्राइव आदि में माहिर है। यह भारत में एक ओएसटी प्लांट स्थापित करेगा, जो इसके बाद उत्पाद को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए परीक्षण और पैकेज करेगा। सरकार और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को संशोधित करने और प्रोत्साहन बढ़ाने के बाद माइक्रोन में ओएसटी अकाउंट सोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। पहले चरण में सरकार ने 4 ओएसएटी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें टाटा समूह, सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स के प्रस्ताव शामिल थे। एक अन्य सूत्र ने कहा, सहस्त्र सेमीकंडक्टर पहला ओएसटी संयंत्र है जिसके जल्द ही उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और माइक्रोन को भेजे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। 20 जून तक कुल 8,16,631 उपभोक्ताओं ने कर्नाटक में गृह ज्योति योजना के लिए पंजीकरण कराया था। गृह ज्योति कांग्रेस सरकार की एक योजना है जिसमें कर्नाटक के घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठाया जा सकता है। पहले दिन 96,305 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दूसरे दिन यह संख्या 3,34,845 हो गई। 20 जून को 3,85,481 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। कर्नाटक की गृह ज्योति योजना राज्य सरकार के मुख्य कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को जनता से शानदार प्रतिक्रिया मिली। एक अधिकारी ने कहा, पूरे कर्नाटक में 18 जून से कर्नाटक वन, ग्राम वन और बेंगलुरु वन केंद्रों पर पंजीकरण चल रहा है।
एक अधिकारी ने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति 21 जून को कई स्थानों पर रात भर हुई बारिश के बाद गंभीर बनी हुई है, जिसमें राज्य के 9 जिलों में 34,000 से अधिक लोग जल प्रलय की चपेट में हैं। भूटान सरकार और भारत के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA ने कहा कि भूटान की रॉयल सरकार ने एक मौसम परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वह अगले 2 से 3 दिनों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बादल छा रह सकते हैं, जो संभावित रूप से बढ़ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर के विषय में एजेंसी के आगे कहा कि भूटान और असम के दोनों ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के साथ साथ पड़ोसी देश में कुरिछू बांध से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में पश्चिमी हिस्से में जल स्तर बढ़ा और बाढ़ आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक उत्सव में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अद्वितीय योग सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी, दुनिया भर में दूत और प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमें हमेशा उन परंपराओं का पोषण किया है जो एकजुट अपनाने और गले लगाने की है, और योग के माध्यम से विरोधाभासों, बाधाओं और प्रतिरोधों को खत्म करने के लिए एक उत्कट अपील है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर योग समारोह में भारत में पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सैकड़ों नौसेना कर्मियों के साथ शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। भारत द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया और बड़ी संख्या में राष्ट्रों द्वारा प्रायोजित किया गया। पहला राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयर न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। आप अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com पर अब दें मुझे आज्ञा। शुभ रात्रि।